अभी अभी घोषणा हो गई है, कानपुर नगर की सीट नगर निगम के चुनाव में महिला आरक्षित हो गई है। माने एक बार फिर महिला आरक्षित हो गई है कानपुर की सीट, और यही प्रक्रिया लखनऊ में अपनाई गई है और वहां पर भी महिला के लिए ही सीट को आरक्षित कर दिया गया। माने महापौर की दो प्रमुख सीटें, चर्चित सीटें, जिन पर सारा दारोमदार, उन दोनों ही सीटों को महिला आरक्षित कर दिया गया है। आपको मालूम है कि कानपुर में महिला सीट का आरक्षण हुआ, प्रेमा पांडे महापौर है, इसके पहले सरला सिंह रही, उस समय भी महिला आरक्षण हुआ और इस बार फिर महिला आरक्षण हो गया है। यही स्थिति लखनऊ में संयुक्ता भाटिया बनी और उसके बाद चर्चा शुरू हुई और ये हुआ कि नहीं, इस बार फिर महिला सीट ही रहेगी और एक बार फिर दोनों ही माने राजधानी और औद्योगिक राजधानी कानपुर दोनों की ही महापौर सीटें जो हैं महिला आरक्षित कर दी गई हैं। चलिए हम चर्चा को फिर से शुरुआत करते हैं। चुनाव की मतदाताओं का रुख किस ओर है, और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से डॉक्टर नितेंद्र भाई। डॉक्टर नितेंद्र भाई जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नितेंद्र जी, थोड़ा सा आप जाम के कारण थोड़ा विलम्ब हो गया, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि मैं चर्चा कर रहा था अपने भाजपा के धर्म प्रकाश जी से। इन्होंने नेट सेल में 3 बातें कही। इन्होंने कहा, मैंने कहा कोई नजीर बनने जा रहे? बोले हाँ बिल्कुल बनने जा रहे। इन्होंने कहा कि मैनपुरी में डिम्पल यादव पीछे है, और इन्होंने अपने तर्क दिए। इन्होंने कहा, एक तो ये तर्क दिया इन्होंने कि सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी वहाँ पर जो विकास कार्य हुआ मैनपुरी में नहीं हुआ। जनता के बीच में कि ये बड़ी हलचल है कि मैनपुरी में तो कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ वो सफेद हो गया। नंबर 2, और ये भी इन्होंने कहा कि शिवपाल एक्टिव तो रहे लेकिन उनका कोई असर नहीं दिखाई दिया। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अब लोगों को ये लगा कि रोज रोज आंसू के नाम पर, नेताजी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, क्यों ना हम अपने जनपद के विकास की बात करें। दूसरी बात, खतौली के बारे में कहा कि खतौली में जो है सीधे तौर पर भाजपा वहां जीतने जा ही रही है, क्योंकि वहां पर जो है लोक दल से भारी है। और तीसरी सीट रामपुर में कहा कि जिस तरीके से कम वोटिंग हो रही है, 3 बजे तक 26.2% वोट हुआ था, वो भी इस बात को दर्शाता है कि मतदाताओं में कोई निराशा है और वो समझ रहे हैं कि कोई फायदा नहीं, कोई नयापन है, तो इसलिए एक तो वोट डालने नहीं निकले, और दूसरी चीज इनका ये भी कहना था कि वहां भी भाजपा जीतने जा रही है। और यही निराशा का भाव धर्म प्रकाश जी ने मैनपुरी के भी मतदाताओं के बारे में बताया कि वहां के उनके जीवन में कोई नई रोशनी नहीं आई है। क्या जवाब है आपका, बताइए। वर्मा जी, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं कुछ रास्ते में जाम की वजह से देर से जुड़ पाया, और जैसा आपने बताया हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, ठीक है, उनको रखना चाहिए। आज की स्थिति ये रही कि एक कहावत थी देहातों में कि जबरा मारे और रोने न दे। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे दिन यही हाल रहा। एक तो खुद प्रशासन के जरिए जबरदस्त उत्पीड़न और गुंडाई करने का काम करते रहे, और दूसरा मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग में जाकर शिकायत ये कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने रामपुर का जिक्र किया, 1 बजे तक वहां मात्र 19% का मतदान हुआ था। 3 बजे तक जैसा आपने बताया कि वहां मात्र 25-26% का मतदान हुआ है। ये घोर निराशाजनक ही नहीं है, ये बल्कि ये इस बात का द्योतक है कि जिस तरीके से प्रशासन ने वहां पर पूरे के पूरे क्षेत्र मोहल्लों में
जो एक मैंने आज जो मुझे रिपोर्ट मिली जो आया कि जैसे एक मोहल्ला है 2000-2500 वोटिंग इस गली से होकर के गुजरनी पोलिंग सेंटर में, पतली गली है, उस गली पर 50 सिपाही लगा दिए गए, 4-5 दरोगे वहां लगे हुए, और जो व्यक्ति वहां वोट डालने के लिए लाइन आ रहा है उसको धीरे से इशारा वापस चले जाओ। तब कहा जा रहा है कि अगर आप पोलिंग सेंटर पे गए तो पहले तो आप पीटे जाओगे, फिर जेल भेज दिए जाओगे, सीधे तौर पर कि आप वोट डालने नहीं जाइए, वापस अपने घर चले जाइए। इस तरीके की हम लोग देखते रहे कि चुनाव आता था, जिलाधिकारी बाकायदा एक कैंपेन चलाते थे कि मतदान जरूरी है, मतदान अवश्य करें, और उसके लिए प्रमोशन किए जाते थे। आज जिस तरीके से प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, ये वास्तव में आज मुझे वो टिप्पणी याद आ रही जो कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि चुनाव आयोग जिस तरीके से, और पूर्व के चुनाव आयोग टीएन सेशन का जिक्र किया था, और मैंने पिछली डिबेट में भी आपसे कहा था कि चुनाव आयोग नहीं, एक सरकार का एक मंत्रालय की तरीके काम कर रहा है। चुनाव व्यवस्था देखने के लिए एक मंत्रालय बना दिया जाए, और पूरी तरीके से सरकार के निर्देश पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं कर्मचारी, वो चुनाव आयोग का कोई अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ा इस पूरे चुनाव में। कोई धमक नहीं, कोई जी नहीं, जिस तरीके से आप उत्पीड़न करा करके, आपने देखा 4 दिन पहले कि मैनपुरी के अंदर हमारे ब्लॉक प्रमुख उठाया जा रहा है, जबरिया उठा लेंगे, वोट डालने तक बंद रखेंगे, 150 कार्यकर्ता जाते हैं, घेराव करते हैं, वही प्रशासन छोड़ देता है। कौन सा अपराध कर रहे हैं? सिर्फ प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। और एक चीज जो मैंने वहां देखी चुनाव, चूंकि मैं वहां रहा मैनपुरी में, कि 200, 300 की जो फोर्स लेकर के और पैदल मार्च करा दिया जाएगा उन क्षेत्रों में जहां पर एक वर्ग विशेष के वोट हैं, जो यहाँ समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, और इन सारे धमकाया जा रहा है कि वोट डालने मत जाइएगा। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूरी तरीके से जोश दिखाई पड़ा, और वो सब निकल रहे हैं और अपने अपने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने का काम कर रहे हैं। 2 जगह तो मैंने जो स्थितियां देखी, रामपुर का जो उदाहरण, अभी दोपहर में मैं 1 बजे डिबेट पे मेरे पास एक वीडियो आया, उसको देखते ही मतलब रोंगटे खड़े होने जैसी स्थिति थी कि आप लोकतंत्र में ये करेंगे, वोट भी नहीं डालने देंगे। आप प्रचार करिए, सरकार की योजनाएं बताइए। और दूसरी बात जो आपने कही कि साथी भारतीय जनता पार्टी साथी ने कहा कि मैनपुरी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, तो उसका एक सीधा जीता जागता उदाहरण है जो भारतीय जनता पार्टी के आज मौजूदा कैंडिडेट हैं, उन्हीं का बयान है कि मैनपुरी क्षेत्र में 132 बड़ी सड़कें, गली मोहल्ले में बड़ी सड़कें करने का काम आदरणीय नेताजी ने किया है। और मैनपुरी में जो विकास है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही विकास है। मैनपुरी, इटावा, जसवंत नगर, ये क्षेत्र, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया ही नहीं, कभी उसको अपना क्षेत्र ही नहीं माना। और अभी भी जो वहाँ चुनाव हो रहा है, तो चुनाव सिर्फ प्रशासन के जरिए जीतने का प्रयास कर रहे हैं, जो असफल साबित होगा। कोई काम तो वहां किए नहीं। हम लोग तो रहे चुनाव में, 5 विधानसभाओं में गए। जनता अभी 3 तारीख को जिस तरीके से आदरणीय डिंपल जी का जसवंत नगर में रोड शो था, मैं पूरी की पूरी मार्केट तो चल रहा था, देख रहा था, ऐसी कोई दुकान नहीं थी, ऐसा कोई दुकानदार नहीं था जो फूल बारिश न कर रहा हो, और जो छतों में जनमानस उमड़ा हुआ था। और उसी समय मुझे एक चैनल में डिबेट में लाइव होना पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं ये पैसे देकर के भीड़ जुटाई गई है। आप बताइए, विपक्ष है और सड़क में जो दुकानदार फूल फेंक रहा है, वो भी सड़क के किनारे की भीड़ पैसे पे नहीं आती है। अभी भारतीय जनता पार्टी कल्चर है कि रैलियों में बड़ी बड़ी बसें लगा करके और बहुओं को और सरकारी कर्मचारियों को, सखियों को लेकर के करते हैं। भाई अभी आप बात कर रहे थे, इसकी भी चर्चा मैंने की थी धन प्रकाश जी ने। तो जब धन प्रकाश जी ने कहा कि अरे ये तो छोटी मोटी घटनाएं हो जाया करती है, कभी कुछ हो जाता है, आप भी देखते रहे हैं चुनाव, सब कुछ हो जाता है। लेकिन प्रकाश जी एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, हमने भी छोटी मोटी घटनाएं देखी, इसमें दो राय नहीं है, देखा है। लेकिन कचपा किसी बूथ में भी हो गया गड़बड़, ये भी मैंने देखा है। मैंने ये भी देखा है कि पूरे जिले को किस तरीके से बंधक बना करके वोट डलवाए गए, ये भी मैंने देखा। लेकिन जिस तरीके की ये शिकायतें आई, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सीओ बाकायदे गाली बक रहा है, और उससे वो कह रहा है व्यक्ति कि हमारे 2.5 किलोमीटर पे घर है, 5 बताइए कैसे आए, कहन कैसे भी आओ, मोटरसाइकिल से आओ। उनका साहब 100 साल का आदमी है, कहन 100 साल का हो चाहे भाग जाओ यहाँ से, गाली बाका दे रहा। दूसरी चीज यही तरीके से जैसे कभी उदाहरण दे रहे, ये जो इस बार दिखाई दे रहा है। और ये भी नहीं है कि आप ये कह सकते हो कि साहब सपा को पाक साफ कर दिया गया, क्योंकि सपा पर भी आपने अराजकता का आरोप लगाया है। तो मेरा सीधा सीधा क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ ज्यादा
हो गया है, होता रहा है, इसमें दो राय नहीं है। नहीं, हम इस चीज को, चूंकि चुनाव लड़वाने का अभ्यास हमारा रहा है जी, ये इस तरीके की शिकायतें, अच्छा एक आध बंदा कोई ऐसा निकल आता है जो कुछ ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो कई बार उसकी बातों से गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक सामान्य निर्वाचन वहां चल रहा है, मार्च हो रहा है, ये पुलिस का अपना प्रशासन का काम है। आपने रोड शो निकाला, आपके रोड शो निकालने में किसी ने कोई तकलीफ दी हो तो बताइए, आपको प्रचार करने में किसी ने तकलीफ दी हो तो बताइए, जो हम कर सकते हो। फिर दूसरी बात, उनमें तो केंद्रीय बल लगे हुए हैं भाई, बूथ के अंदर तो केंद्रीय बल लगे हुए हैं, पुलिस तो बाहर है। और पुलिस पर ये आरोप नहीं, जब पुलिस ही आगे रोक लेगी आकर के, देखिए केंद्रीय बल जो लगे हैं, अगर मतदान केंद्र पर लगे हैं, मतदान केंद्र पर लगे हैं, और सड़क पर पुलिस लगी हुई है। रमेश जी, अगर आपकी बात अगर हम आपकी बात मान लें, हाँ, तो भाई परसेंटेज वहां पर 55% या 58% जाने की उम्मीद है, वो कैसे है? अगर रोका गया तो इतना परसेंटेज जाने की उम्मीद कैसे है? भाई रामपुर के लिए तो एक उदाहरण दे रहे हैं आप, तो वहां पर वोट परसेंट एकदम कम है, लेकिन यहाँ तो वोट परसेंट में कोई कमी विशेष नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि उपचुनाव में बहुत बम्पर वोटिंग होती भी नहीं है। ये एक आंकड़े हैं, तो वहां ऐसा कोई नहीं है, सामान्य वोटिंग हो रही है। तो जब सामान्य वोटिंग हो रही, एक आध किसी में भाई आपने बूथ कैप्चरिंग की, पुलिस ने दौड़ाया होगा, आप कहना है ब्लॉक प्रमुख उठा, मतलब प्रधान के घर में घुस गई। तो जब तक सत्ता सामने ना आवे, फैक्ट फाइंडिंग नाम है, आपका शिकायत करने का अधिकार है। आप चुनाव आयोग को शिकायत कीजिए, चुनाव आयोग, लेकिन सत्ता में आप होने के बावजूद आप गए शिकायत करने के लिए? अरे आपकी तो पुलिस है, आपकी तो फोर्स है, आपकी तो प्रशासन है। इसलिए गए कि हम सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं। नहीं, ये नहीं, सत्ता का दुरुपयोग करने की बात नहीं है, इसके माने कि वो जो प्रशासनिक अधिकारी है वो एक तरीके से सक्षम नहीं रहे, जो आपको भी संरक्षण नहीं दे पाए। इसका मतलब या फिर ये कहा जाए कि आप पेशबंदी में गए। पेशबंदी में तो नहीं, लेकिन सपा का जो इतिहास रहा है उसमें गुंडागर्दी शब्द खराब लगेगा, लेकिन थोड़ा जोर जबरदस्ती का स्वभाव तो हमारे सपा के भाइयों का है। ठीक बात है। उसको घेर लेना, कर लेना। मुझे याद है कि भाई रविंद्र पाटनी यहाँ पर नगर प्रमुख के उम्मीदवार थे, और आजकल हमारे भाई अमिताभ मान लो एमएलए हैं, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे मार दिया था, मत्था फट गया था रविंद्र जी का। तो ये चीजें कुछ स्वभावगत रूप से होती हैं। वो एरिया भी जो मैनपुरी का इलाका है, उसमें थोड़ा सा चंबल के पानी का असर तो है। ये बात सही, वो है, वो तो उसको कुछ नैसर्गिक चीजें होती हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन तिल का ताव जो बनाया जाता है वैसा होता है। ठीक बात है। एक बात नितिन जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है, खास तौर से अगर मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में बार बार नेताजी को याद किया जा रहा है, नेताजी को वोट मिल रहा है, नेताजी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, एक एक वोट नेताजी को, और ये कहा जा रहा है कि नेताजी का बड़ा यहाँ सम्मान रहा है, नेताजी ने विकास कार्य का। अगर वास्तव में ये सब बातें हम मान लें तो आप तो फिर मतदाताओं को वोट पढ़ना चाहिए था अपने नेताजी के लिए, और वोट डालने की होड़ लगना जानी चाहिए थी कि वोट भी खूब पड़ जाता। ये जो 43% आया है, अरे इसको तो कम से कम 50 के पार पहुंच ही जाना चाहिए था, लेकिन ये ना होना, ये किस बात को दर्शाता है? क्या आप लोगों ने जो इमोशनल कार्ड खेला वो उतना प्रभावी नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा नहीं वर्मा जी। लगातार देखिए, कोई भी चुनाव होता है तो ये पहला चुनाव है जब नेताजी नहीं है, ठीक, और अभी उनके 13वीं भी नहीं हो पाई थी ठीक से, और चुनाव आयोग ने जिस जल्दबाजी में चुनाव की घोषणा कर दी, और उसके बाद में समाजवादी परिवार अपने अभी शोक से उबर भी नहीं पाया था, सीधे चुनाव में जाना पड़ा। तो स्वाभाविक बात है कि लोग अपनी बात को रखेंगे कि आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं, जिस चुनाव में हमारे संरक्षक, हमारे मुखिया आदरणीय नेताजी नहीं है, ये उनकी का क्षेत्र रहा, लंबे समय तक उन्होंने वहां सेवाएं दी हैं और यहाँ पर काम किया है, और ये सही पहला
चुनाव है कि जब उनके परिवार से उस चुनाव में कोई व्यक्ति आया है, आगे कंटिन्यू उस क्षेत्र में आपके बीच में सेवा देने का काम करना चाहता है, तो स्वाभाविक ही अपील तो बनती ही है कि नेताजी ने वास्तव में अगर लंबे समय से काम किया है, आपकी सेवाएं की हैं। अपील बनती है, आपने बार बार वही बात की है। हमारे ख्याल से वहां तो कोई मुद्दा ही नहीं चला, सिवाय आप नेताजी की बात करते रहे। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि इतना होने के बावजूद भी मैनपुरी के चुनाव में वो मतदाताओं का हुजूम या उमड़ पड़ना नहीं दिखाई दिया। इसका क्या मायने रखा है कि मतदाताओं में बड़ी निराशा है, अरे ठीक है कौन न होए हमें का हानि, क्या लेना देना है, कोई जीत जाएगा, तो ये भी कोई भावना है इसलिए लोग नहीं निकले, या फिर कोई असर नहीं पड़ा? नहीं, असर जो था वो तो है और वही मतदान हो रहा है। सच्चाई है कि मैंने जो बात कही कि 3-4 दिन पहले से लगातार जिस तरीके से मैं चूंकि स्वयं वहां रहा हूं, मैं 26 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक वहां रहा हूं और लगभग 5 विधानसभाओं में जाने का मौका मिला है। जिस तरीके से पुलिस लगती थी और गाड़ियां देखती थी, 2 तरीके, जो भारतीय जनता पार्टी से चिन्हित गाड़ियां हैं, जो लोग अगवा गमछा डाले हुए हैं, जो पहचानना रहे, उनकी गाड़ियां जा रही हैं। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में घूम रहे हैं, सीधे सीधे उनके गाड़ियां पंचर कर देना, धमकाना, अच्छे से बाहर निकालने का काम करना। और जो गांवों में जाकर के, जैसे मैं उदाहरण दिया कि 2 दिन पहले ही हमारे एक ब्लॉक प्रमुख को प्रशासन ने उठा लिया, कोई काम नहीं था, कोई, लेकिन जब वहां सुखपाल जी गए और पार्टी के नेता पहुंचे तो जब दबाव बनाया तो छोड़ दिया गया। भाई कोई अपराधी तो था नहीं, अपराधी होता तो आप उसके खिलाफ FIR करते, उसको जेल दे देती। इस तरीके से ये इनके प्रयास थे कि बड़े नेताओं को, क्षेत्र के जो प्रभावशाली लोग हैं, इनको उठा करके थाने में 24 घंटे 48 घंटे के लिए जबरिया बैठा दिया जाएगा, तो आम कार्यकर्ता हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा और वो घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकल पाएगा। और यही प्रैक्टिस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस बार तीनों चुनाव में कर रही है और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि काम के नाम पर सबने देखा हुआ है। हम लोगों ने काम किया है मैनपुरी में, तो उसकी अपील तो करेंगे, भाई हमारा काम किया है, नेता ने काम किया, इसके नाम पर वोट दीजिए। अब प्रशासन सिर्फ एक काम कर रहा है, 2 प्रक्रिया जिसकी पहले हम लोगों ने शिकायत की थी कि जो बाहुल्य क्षेत्र थे, जो चिन्हित थे कि ये लोग समाजवादी पार्टी से प्रभावित इलाका है, ये मतदाता समाजवादी पार्टी वोट करता है, 100-100, 150 वोट एक बूथ में डिलीट करने का जो काम किया गया, उसकी शिकायत भी की गई। भाई क्यों आपने नई वोटर लिस्ट लेके आ रहे हैं, डिलीट कर? अभी 3 महीने पहले 4 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसी वोटर लिस्ट पे चुनाव करा देना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति है मृतक हो गया, उसके नाम के आगे मृतक लिख दीजिए, डिलीट कर दीजिए। आप सामूहिक रूप से 100-100, 150 वोट, जो स्ट्रेटजी थी कि पर बूथ पर इनके 100 वोट 150 वोट जो चिन्हित मतदाता हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। बाकी जो बचे उनको आप वोट डालने नहीं देने जाएंगे, तो घट ही जाएगा। जब ऐसी परिस्थिति होगी तो फिर तो चुनाव फिर आप कैसे जीतेंगे? जब आप कह रहे हैं 100 सब में काट दिए गए, सब कुछ काट दिए गए, सब कुछ हो ही गया है, तो फिर चुनाव जीतना तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हाँ, हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि चुनाव जो बचेंगे उसमें वोटिंग तो हो ही रही है, उस पर हमें वोट लोग देंगे। लेकिन जो बेईमानी और की पराकाष्ठा पार की गई, मैंने बार बार कहा। एक बात ये बताइए धर्म प्रकाश जी कि मैनपुरी का चुनाव, 3 सवाल हम बात करेंगे। मैनपुरी का चुनाव भाजपा की किसकी परीक्षा होगी, जो भी परिणाम आएंगे? देखिए, भाजपा की एक परीक्षा होगी, हाँ, कि पूरे देश में विकास कर रहे हैं, यहाँ विकास सपा की उदासीनता से नहीं हुआ। मैनपुरी का मात्र आपको मालूम GDP कितनी है? 5000 करोड़ कुल। कहाँ स्टैंड करती? 5000 करोड़ तो केवल कृषि उपज होती, तो वहाँ डेवलपमेंट कहाँ? क्योंकि उस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, सीधे सफाई पर ध्यान दिया। दूसरी बात यह है कि भाई मुलायम सिंह जी का, माननीय मुलायम सिंह जी का प्रभाव घट गया है, यह एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा। क्योंकि जितना जो पार्टियां रहीं उसमें जितनी लंबी पारी क्षेत्रीय में दक्षिण को छोड़ दिया जाए, तो उत्तर भारत में या पूर्व भारत में वो माननीय मुलायम सिंह जी ने खेली या लालू जी ने खेली। नहीं, मैं ये मान लूं कि अगर आपके हिसाब से कि जो भी परिणाम आएंगे उसका जो क्रेडिट है या जो कुछ मुद्दा होगा वो विकास को जाएगा, बस ये मानना है। मैंने आप किसी नेता को अपना क्रेडिट नहीं देना चाहते? नेता, देखिए, नेता तो हमारा सार्वभौम है,
समस्या तो ये कि भाई आज मोदी जी जैसा मोदी थोड़े वहां आए थे, नाम है, हाँ। नाम है, आज अच्छा, पहचान तो मोदी जी मोदी है। जी की, वो आज भाजपा की पहचान, भाई मोदी जी हमारे शीर्षस्थ नेता हैं और उनका चेहरा सामने है। ठीक बात। उस व्यक्ति की वर्किंग से लोग प्रभावित हैं। चलिए चलिए नितिन जी ये बताइए, क्या ये न माना जाए कि ये जो मैनपुरी का जो रिजल्ट होगा वो अखिलेश के नेतृत्व की परीक्षा होगी और शिवपाल के सुलह की परीक्षा होगी, क्या ये मानते हैं आप? निश्चित रूप से मुझे एक बात कहनी है, जैसा कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि 5,000 करोड़ की जीडीपी है मैनपुरी की, ये बात ये कह करके दर्शाना जो चाह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की मैं असफलता कहूंगा। 8 साल से माननीय मोदी जी केंद्र की सरकार में है और 6 साल होने जा रहे हैं माननीय योगी जी को, तो इसका मतलब है इन 6 सालों और 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने वहां कोई काम नहीं किया। जो काम था वो समाजवादियों का था। 6 सालों तक योगी जी और 8 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने वहां कोई विकास का काम किया ही नहीं, जिस वजह से विकास की तो कोई बात ही नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ गुंडागर्दी और सिर्फ समाजवादी पार्टी की आलोचना करके, और समाजवादी पार्टी की एक शब्द बार बार ले आती भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी। मैं ये पूछ रहा हूँ, 8 साल से तो सत्ता में आप बैठे हैं केंद्र में, वो और 6 साल से तो गुंडागर्दी कहां से हो रही है? योगी जी कहते सारे गुंडे जेल में चले गए, तो देश में छोड़ गए। एक बात आप ये मानते हैं कि मैनपुरी का चुनाव अखिलेश के नेतृत्व की परीक्षा का परिणाम होगा, और दूसरा जो है जो अभी सुलह की है, ये जो कुल्वा एक हुआ है, उसका भी एक फलीभूत परिणाम दिखाई दे? किस क्या मान रहे निश्चित हैं? रूप से दिखेगा। देखिए परिवार की, देखिए एक बात कहावत कही जाती है, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां हुकूमत तहां विपत्ति नाना, तो इसका प्रभाव तो पड़ता ही है। जब परिवार या पार्टी के अंदर क्लेश होगा, द्वेष होगा, तो कार्यकर्ताओं में एक हताशा होती है, तो वो चीज अलग हो गई। आज जो सुलह हुई है, ये तो चुनाव में दिख गया कार्यकर्ताओं उत्साह। माना ये निश्चित रूप से जाए कि दिखेगा। मैनपुरी का जो भी होगा, वो जो ठीकरा है वो सीधे सीधे अखिलेश और शिवपाल पर ही फोड़ा जाएगा। नहीं, अखिलेश जी और शिवपाल जी के प्रयासों में तो कोई कमी है नहीं है। दूसरी जो भी रिजल्ट आता है 2 तरीके से, एक तो कार्यकर्ताओं का संघर्ष दिखाई पड़ेगा, एक तरफ प्रशासन की बेईमानी और गुंडागर्दी तो है, उससे हम जी उबर करके कार्यकर्ता मेरा पूरी ताकत से, और हमारा नेतृत्व उससे लड़ रहा है, जूझ रहा है। कल भी आपने देखा कि किस तरीके से शिवपाल जी को जाकर के घेराव करना पड़ा, पुलिस के साथ संघर्ष करना पड़ा, और आदरणीय नेता और अखिलेश यादव की नीतियां। धर्मप्रकाश जी, रामपुर का चुनाव क्या संदेश देगा? क्योंकि भाजपा इस बार पूरी तरीके से लगी हुई है, और रामपुर का संदेश साफ है, हाँ, कि आजम खां का प्रभाव समाप्त हो रहा, समाप्त हो मुसलमान भी हिंदू मुस्लिम बंटवारा नहीं चाहता है। हमारे जो कदम मुस्लिम भाइयों की तरफ बढ़े हैं, जो हमने बढ़ाया है, जो उनके लिए किया है, जो उनको साथ लेने की बात कर रहे हैं, उसका प्रभाव आएगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा जरूर। लेकिन ये किस परीक्षा का परिणाम होगा? किस आपके योगी सरकार की परीक्षा का परिणाम होगा, बीजेपी के रणनीति का परिणाम होगा, या जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे का परिणाम होगा, या अभी आपने जो पशमानदा का कार्ड खेला उसका परिणाम होगा, या आपका ये परिणाम होगा कि भाई अब तो कोई भेदभाव नहीं रखते, जैसा कि अभी योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, तो आप भी बिना भेदभाव के वोट दीजिए? देखिए, जो प्रभाव होगा वो सभी चीजों का मिला जुला होगा। आप एक किसी प्रभाव को नहीं कह सकते। हाँ, एक लीडिंग बात है कि मोदी जी को सब चाहते हैं और देश में शांति चाहते हैं। ये एक धीरे धीरे सर उठा रही है बात, तो इस बात को लोग कहने लगे हैं, तो हमें इसका वो मिलेगा। और उन्होंने देखा कि हमने कहीं भेदभाव किया भी नहीं। ठीक बात। वर्मा जी, देखिए यहाँ एक बात आ गई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि मोदी जी का प्रभाव, मोदी जी का प्रभाव। ये वही मोदी जी हैं जो कभी गंगा पुत्र बन करके आए थे, माँ गंगा ने बुलाया था उत्तर प्रदेश में, आज वो गंगा जी का पुत्र वापस गुजरात का बेटा बन गया जा करके। और इस तरीके से गुजरात में गली गली घर घर जाकर नुक्कड़ मीटिंगें, कमरा मीटिंगें करनी पड़ रही हैं, जैसे नगर निगम का चुनाव गुजरात में हो रहा हो। तो ये गुजरात का बेटा क्यों बन गया जाकर, जो देश के धरती पुत्र थे? अभी हम गुजरात की चर्चा भी एक बस 5 मिनट में कर रहे हैं। हमको जरा एक और बता दीजिए, जो रामपुर का परिणाम होगा वो क्या आजम के
कद काठी को दर्शाएगा और साथ में मुस्लिम जो सियासत है उसको दर्शाएगा। आज हम रामपुर का जो चुनाव होगा, हाँ। वो सिर्फ इस बार का जो मतदान प्रतिशत है वो भारतीय जनता पार्टी प्रशासन की गुंडागर्दी दर्शा रहा है। अगर 60% का 65% मतदान हो जाने दीजिए, करवा दीजिए, रिजल्ट साफ है। 30% 32% तक का अगर मतदान हो रहा है तो सिर्फ एक बात का प्रभाव दिखा रहा है कि योगी जी की गुंडागर्दी अपने चरम पर रही और मतदाताओं को बूथ तक नहीं जाने दिया गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं दर्शाएगा ये चुनाव। लेकिन ये गुंडागर्दी का तो आप पे भी तो आरोप लग रहा है कि आप भी तो वही कर रहे हैं। को अगर आप योगी सरकार पर, आप दो बातें, योगी सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं एक बात साफ कर रहा हूँ। ये आप दो तरीके की लड़ाई है। एक व्यक्ति लड़ रहा है अपने अधिकार के लिए कि हमें मतदान करने दिया जाए, हम बूथ तक पहुंच जाएं, और एक व्यक्ति लड़ रहा है कि हम आपको मतदान स्थल तक नहीं पहुंचने देंगे। दो बातें, लड़ाई दोनों की हो रही है। ठीक है, हम बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। खतौली का जो चुनाव होगा वो किस बात का संकेत देगा? देखिए सभी जगह बात एक ही जगह घूमते हैं। खतौली का संदेश बिल्कुल साफ होगा। जैसा कि पिछले चुनाव में ये माना जा रहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम ट्रेल करेंगे, लेकिन नहीं हुआ, उसका उल्टा हुआ। तो निश्चित रूप से लोगों का भ्रम, लोकदल या जो समाजवादी स्टाइल की बात करते हैं उनके ऊपर जनता का भरोसा कम हो रहा है। ये उस पे मोहर लगाएगा और जाट समुदाय, किसान समुदाय हमारे साथ है, हमारा विकास का साथी है, इस बात को वो दर्शाएगा। मैंने ये भी दर्शाएगा कि किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं है। चलिए नितिन जी, क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव है एक बार फिर अखिलेश और जयंत की जो जोड़ी है उसकी परीक्षा को दर्शाएगा? देखिए, चुनाव, सभी चुनाव जो भी होते हैं वो चुनाव दो पक्षों को दर्शाते हैं। एक तरफ सत्ता है, एक तरफ विपक्ष है। विपक्ष अपने प्रयास कर रहा है और सत्ता अपना रोकने का प्रयास कर रही है। रिजल्ट जो भी होगा, जनता जागरूक है और मेन इसकी ये परिणाम जो हैं ये 2024 में जनता इसका जवाब देगी। इसके परिणाम कुछ भी हो, अच्छा कुछ भी हो, इसके परिणाम कुछ भी हो, जनता अपनी ताकत लगा रही है बूथ तक पहुंचने की, सरकार प्रयास कर रही है बूथ तक नहीं पहुंचने देने की। ये बताइए, अगर तीनों सीटों पे बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया, जैसे कि आजमगढ़, कतई नहीं होने वाला, ये कतई नहीं होने वाला, तो फिर आप ऐसे कहते हैं कि 2024 में हम ऐसे कर लेंगे? निश्चित रूप से। पहली चीज तो ये है, बहुत सी बात है जो आप कह रहे हैं कि तीनों सीटें कहीं से नहीं जीतने जा रही। समाजवादी पार्टी और लोकदल अपने लड़ाई को लड़ रहा मजबूती से, चुनाव जीतेंगे, जनता हमारे साथ है। इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो हताशा, निराशा दिखा, वो यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से बेईमानी से अगर हम इस चुनाव को जीत पाते हैं तो हमें संदेश देने की कोशिश करेंगे 2024 हमारा होगा, जबकि ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई से परे। मैं फिर कह रहा हूं कि रामपुर का 30% का मतदान ये इस बात का द्योतक है कि सरकार अपनी गुंडागर्दी में किस स्तर पर सफल रही। लेकिन आम चुनाव में आप इतनी फोर्स कहां से लेके आ पाओगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में लगाना होगा। एक एक बूथ में 100 सिपाही आप नहीं लगा पाएंगे, आप एक जाति विशेष के लोगों की छुट्टी नहीं कर पाएंगे। मैं ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं वर्मा जी कि इस चुनाव में आपने प्रशासन का भी वर्गीकरण कर दिया, फोर्स का भी वर्गीकरण कर दिया। एक जाति विशेष के जो फोर्स के सिपाही थे उनको आप जबरिया छुट्टी में भेज दिया। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग जो है वो एक सरकार के कर्मचारियों की तरीके काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने अपना जो अस्तित्व था उसको भी समाप्त करने का काम किया है चुनाव में। बहुत सही धर्मप्रकाश जी, शुरुआत में ही मैंने गुजरात की भी बात की थी जी। और अभी नितिन जी ने गुजरात के बारे में कह भी दिया कि वो गुजरात का बेटे हो रहे हैं और कमरों कमरों में मीटिंगें कर रहे हैं। खैर जो भी हो रहा वो तो दर्शाया जा रहा, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि गुजरात में जिस तरीके से मतदान प्रतिशत कम हो रहा है और ख़ास तौर से शहरी इलाके में, मेरे पास तो अभी थोड़ी देर पहले सूचना ये भी आई है कि जो आपके पन्ना प्रमुख हैं, जो आपके इंचार्ज हैं, तो आपके बाकायदे कॉल सेंटर से उनको फोन जा रहा है कि निकलाइए वोटर्स, निकलाइए, और ख़ास तौर से शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पर वोट कम बढ़ रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये कौन सी, इसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे? इसमें विश्लेषण करने जैसी कोई बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है जी कि एवरेज 60% की वोटिंग एवरेज प्लस में ही मानी जाती है, कम नहीं माना जा सकता।
आप उसको पीछे से कंपेयर कर सकते हैं। ये आपका जहां तक कॉल सेंटर से फोन जाने की बात है, हमको आगे बढ़ते रहना है। एक चुटकुला था, एक सज्जन बोले भाई होटल कैसा चल रहा है, बोले भाई मंदा चल रहा है। बोले मंदा चल रहा, तुम्हारे यहाँ तो हमेशा कमरा भरा रहता, मिलता नहीं। बोले नहीं भैया, बात ये कि पहले रोज 40 आदमी लौटते थे, अब रोज 20 आदमी लौटते हैं। तो हम उस स्थिति में हैं कि हम जो कीर्तिमान बनाना चाहते हैं उस कीर्तिमान को लाएं। अभी नितिन भाई ने एक बहुत बढ़िया बात कही, जिसका मुझे लगता है कि मुझे जवाब दे देना चाहिए। बिल्कुल। कि यहाँ गंगा पुत्र बन के आ गए, वहां गुजरात का बेटा बन के आ गए। शायद उन्होंने जब गंगा पुत्र वाला भाषण था वो सुना नहीं। उसने ये कहा गुजरात का बेटा जो गुजरात में काम कर रहा था, आज गंगा माता की कृपा से पूरे देश की सेवा करने के लिए गंगा के पुत्र के रूप में आपके सामने आया। तो ना वो गुजरात का बेटा पहले भी था, आज भी है। गंगा का पुत्र वो अपने को आज भी मानता है, कल भी मानता रहेगा। दूसरी बात रही कमरा मीटिंग की, छोटी मीटिंग की, आप देखिए कि हमारा जो नेतृत्व है वो कितना कार्य करता है। छोटी मीटिंग से भी परहेज नहीं है, बड़ी मीटिंग से भी परहेज नहीं है, 5 घंटे के रोड शो से भी परहेज नहीं है। इससे हमें कार्यकर्ता निर्माण होता है। हमारा 27 साल से हम ऐसे ही काम नहीं कर रहे हैं। हमारा काम धर्म प्रकाश जी कम से कम प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ख्याल रख लिया होता। वो क्या गुजरात में मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ कैबिनेट नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, सिर्फ 2 चेहरे क्यों दिखाई पड़ रहा है जो पूरे देश के माननीय गृह मंत्री और मोदी जी के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है? बाकी नेता कहाँ जी? क्या प्रधानमंत्री को छोटी बैठक करने से रोक दिया जाए? ये गरिमा खिलाफ है। बिल्कुल गरिमा, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का संसाधन और देश का संसाधन आप एक गली मोहल्ले के जो करोड़ों रुपए जिस तरीके से सरकारी संसाधन ये दुरुपयोग है सरकार। चुनाव आचार संहिता उसमें कहाँ संसाधन? बिल्कुल बिल्कुल है, क्यों नहीं है? ये प्रधानमंत्री जा रहे करोड़ों जाएगा, चुनाव प्रचार करेगा, एक नया पैसा सरकार का नहीं लगेगा। ये बिल्कुल सिद्धांत है और वो पैसा उसमें दिखलाया जाता है आय व्यय विवरण में। बिल्कुल नहीं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के रोड शो का क्या आप बता दीजिए जरा, मैं आरटीआई से पूछ लूंगा ये चुनाव आयोग में जरा क्या अखिलेश यादव बयान दे दिया कि गुजरात में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। ये यहाँ बैठे बैठे और गुजरात का आकलन कैसे हो गया? देखिए, कोई भी देश का नेता राजनीति करता है तो उसके सूत्र और उसके संपर्क, उसके कार्यकर्ता तो पूरे देश में होते हैं। हमारे भी संपर्क, हमारे भी सूत्र, हमारी पार्टी भी गुजरात में है। तो वो देख रहे हैं हम लोग जिस तरीके की समीक्षाएं निकल करके आ रही हैं। और अभी 5 बजे के बाद आप लोग भी अभी समीक्षा करेंगे, अब एग्जिट पोल आने वाला है तो पता चल जाएगा। अगर ये स्थिति ना होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी को गली गली जाने की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरीके से आज निकाय चुनाव के स्टाइल में गुजरात में चुनाव लड़ना पड़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री को, यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितने बुरी तरीके से दलदल में फंस चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो बगावत है वो भी बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो 27 साल से गुजरात में काबिज थी, अब निश्चित रूप से उसकी वहां से विदाई होने का वक्त आ गया है। एक बात, दूसरी बात, एक बात और कह देना चाहता हूं। अभी मैंने जो जिस तरीके से चुनाव आयोग की बात की थी, अभी आपने एक बात कही शुरुआत में कि नगर निगम के चुनावों का आरक्षण की आज अभी घोषणा जो हुई, दोबारा से एक फिर से घोषणा हो गई कि कानपुर नगर और लखनऊ की सीट फिर से महिला सीट हो गई सामान्य। जबकि देखिए यहाँ पर एक बात हमेशा रही है कि जो आरक्षण होता है वो चक्रानुक्रम में होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों महानगर कानपुर और लखनऊ का रिपीट करना, पिछली बार भी कानपुर और लखनऊ दोनों सामान्य महिला सीट थी और फिर से स्पेशली इनको दोबारा से महिला सीट घोषित करना, ये क्या दर्शाता है? ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की कमजोरी और सरकार का प्रभाव, उसकी दखलंदाजी नहीं कर। और ये चुनाव आयोग की घोषणा होनी चाहिए थी। चुनाव आयोग आरक्षण, आप देख रहे हैं कि आप शर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये क्या मतलब है इन बातों का कि सरकार घोषणा करेगी, आरक्षण की घोषणा सरकार करेगी, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? तो ये निश्चित रूप से एक साथ साफ हो गई है। अब बिल्कुल ये बात नहीं जी, आरक्षण का फैसला जो होता है वो अंततः सरकार ही करती है, जो नियम है जी। अभी नितिन जी परेशान हो, आपको 7 दिन का टाइम आज से मिला है, आप अपना विरोध दर्ज आपत्ति करने लेकिन इस पर जी ये क्या कमेंट आपका है कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी कि महिला को आपने फिर कर दिया और लखनऊ को भी आपने कर दिया, इसके बारे में पहले भी क्या वर्मा जी होता रहा? क्या होता? पहले तो अगर चक्रानुक्रम है
तो जो लगातार सामान्य सीट चली आ रही हैं उनको भी तो आरक्षित होना चाहिए। तमाम सीटें ऐसी जो सामान्य थी, सामान्य है, सामान्य हो गई, तो इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्या मतलब? फिर भाई, ये अगर- माना जाए, हमारा नहीं, अगर माना हमारा जाए, ये कहना- एक अगर- इसमें एक इसमें एक बात भी बता रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ये चक्रानुसार वो होना, ये सब नियम तो बने हैं, लेकिन होगा जो हमारे सुविधा के अनुसार होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं आपको उदाहरण, रविवार को 3 बजे इसकी घोषणा होनी थी और बाकायदे आपके जो मंत्री हैं नगर निकाय के A.K. शर्मा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होने, लेकिन अचानक उसको कैंसिल कर दिया गया। बताया ये गया कि भाजपा में ही इस बात को अंतर्द्वंद रहा कि ये सीट कैसे कर दी, ये सीटें कैसे कर दी, और जब आज फाइनल किया गया पूरे केंद्रीय नेतृत्व से, तब उसकी घोषणा आज विधिवत हुई है और उसमें महिला सीटें दोनों हो गई हैं। क्या कहेंगे? जरूर कोई प्रशासनिक अड़चन रही होगी, प्रशासनिक अड़चन रही होगी, कोई ना कोई रहा होगा। वो कारण मुझे मालूम भी नहीं है, मैं उसकी गहराई में गया भी नहीं। मुझे इतना जरूर मालूम था, जो हवा हो रही थी कि 8 तारीख तक आरक्षण आ जाएगा, आ जाएगा, ताकि 15 तक आपके वो आ जाएं, क्या कहते हैं, आपत्तियां आ जाएं, और 20-21 के आसपास हम चुनाव की अधिसूचना जारी करें, ऐसा सुनने में आया। ठीक बात। तो ये उसी के आधार पर अब उस दिन क्या परिस्थिति बन गई, क्या गड़बड़ हो गई, क्या अच्छा हो गया, क्या खराब हो गया, इसके बारे में ना मुझे संज्ञान है और ना मैं इस पर कोई टिप्पणी। चलिए नितिन जी, इससे तो सपा को तो झटका लग गया, जो महिला सीट हो गई लखनऊ भी और यहाँ भी, क्योंकि आपके यहाँ कोई महिलाओं का इतना ज्यादा वो भी नहीं है, प्रभाव भी नहीं है, और मुलायम सिंह भी कहते रहे कि अरे हमारे यहाँ इतनी महिलाएं नहीं, इसीलिए वो 33% को मान्यता भी नहीं देते रहे, उनका समर्थन भी नहीं करते रहे। तो और आपका कोई महिला नेतृत्व भी इतना सबल नहीं है, इसके कारण ये माना जाए कि आपको तो झटका लगी गया है। देखिए, इससे समाजवादी पार्टी को क्यों झटका लगेगा? इसलिए भाई चुनाव प्रक्रिया है, आप ये सरकार की उनके पास महिलाओं जो उनके पास महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है, उनके पास कार्यकर्ता हैं, उनके पास जो है महिलाओं में अनेक दावेदार हैं। आपके तो ये नहीं है ना, ये सच्चाई तो आपको माननी पड़ेगी। बिल्कुल सच्चाई, इससे चुनाव तो पार्टी लड़ती, कार्यकर्ता लड़ता, किसी के यहाँ संख्या ज्यादा हो सकती, किसी के यहाँ कम हो सकती, ये अलग। ये एक तो ये आरोप मैं आपका खंडन करना चाहता हूँ कि नेताजी भी लगातार 33% आरक्षण का खंडन करते रहे, कभी नहीं नेताजी ने खंडन किया। नेताजी ने उस आरक्षण में भी सबको आरक्षण मिले महिला का, इसका समर्थन करते रहे बार बार कि ये जो महिला है, इस महिलाओं में भी सभी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिले, तो इस बात का समर्थन करते थे नेताजी, क्योंकि इसमें फिर एक वर्ग विशेष का प्रभावशाली हो जाएगा। और नेताजी यही कहते थे, नेताजी कहते थे कि अगर जिस तरीके का आरक्षण होगा तो ये जो बीजेपी के लोग हैं ये तो सब आगे निकल जाएंगे, हमारे यहाँ तो गांव और ये पिछड़े वर्ग के सब महिलाएं, इनको तो कुछ मिल ही नहीं पाएगा, इसलिए वो साथ नहीं देते। साथ नहीं, वो बार-बार इसका संशोधन करवा। एक भूल सुधार कर दूं, ये संसद में माननीय मुलायम सिंह जी का भाषण है कि अगर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया तो 4 सेशंस के बाद केवल महिलाएं दिखा देंगी, पुरुष गायब हो जाएंगे। ये था वो था फिर ये तो देखिए दूसरी बात ये दिखाता है कि आप समाज में सर्वव्यापी नहीं है। अगर वो परिवार आपका समर्थक है तो वहां से प्रधान हो सकता है, प्रधान की पत्नी प्रधानी क्यों नहीं कर सकती? आप नहीं, ये तो होता है लगातार। आप देखिए कि जिन सीटें होती है ये सभी जगह होता है कि अगर लोग काम करने वाले लोग हैं, हर जगह कार्यकर्ता होते हैं, संगठन होता है, ये जो इस वजह से इसका आखिरी सवाल, ये जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं गुजरात के भी, हिमाचल के भी और अब ये उत्तर प्रदेश, ये कुल मिलाकर के धर्मप्रकाश जी क्या हमारे सामने जो है प्रदर्शित करेंगे, हमको क्या संदेश देंगे, क्या बताएंगे राजनीतिक दृष्टि से? राजनीतिक दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, राजनीतिक दृष्टि से ये बताएंगे। जो हारेगा उसके लिए संदेश होगा कि तुम कमजोर हो, जो जीत रहा है उसके लिए है कि अब जीत तो गए, तुमको 24 तक के चुनाव के लिए भी मेहनत में लगे रहना पड़ेगा। नेचुरल बात है, वो तो बहुत सामान्य सी चीज है कि युद्ध की हार और जीत दोनों संदेश दें। चलिए नितिन जी, आप कुछ कहेंगे?
निश्चित रूप से अजीत जो कहा कि अगर इन नक्सल में पूरा हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली एमसीडी और उपचुनाव सबको मिलाकर के अगर देखा जाएगा तो ये निश्चित रूप से संदेश जाएगा कि 8 सालों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश क्या आगे बढ़ा है। और अगर गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हार होती तो ये इससे संदेश जाएगा कि आपकी नाकामी रही, आपकी बेरोजगारी और आपकी तो निगाहें पूरी तरीके से मैनपुरी पट्टी की रहेंगी कि किसी तरीके से पता लगे नहीं। राजनीति, हम लोग राजनीति, देखिए वो एक उपचुनाव है, हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं और हम लोगों का भी निगाहें पूरे देश की राजनीति पर है, पूरे देश की राजनीति पर है। एक सिर्फ एक उपचुनाव से पूरे देश की राजनीति नहीं तय होने जा रही है। ये पूरे जो रिजल्ट आएंगे 8 तारीख को वो पूरे देश की राजनीति को एक दिशा और दशा देने का काम करेगी। लेकिन अगर आखिरी सवाल धर्मप्रकाश जी, अगर आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा के तरीके से इसके परिणाम नहीं आए तब क्या होगा? बीजेपी क्या सोचेगी? बीजेपी सोचेगी और मेहनत करना चाहिए, और मेहनत करना चाहिए। चलिए एक बात समझिए, उपचुनाव के परिणाम का बहुत व्यापक असर होता है। मुझे मालूम है यूपी में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हारा था, टीएन सिंह। जब गोरखपुर से रामकृष्ण द्विवेदी जो कांग्रेस के थे साइकिल पे चलते थे, उससे क्या हुआ? मुख्यमंत्री हारे। उससे क्या हुआ कि जो एक चरण सिंह की अगुवाई में जो सरकार, एक संविध सरकारें बननी थी, उनमें ब्रेक लग गया। तो परिणाम तो देखिए, प्रभाव हर चीज का होता है, प्रभाव, और इसका भी व्यापक प्रभाव। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मप्रकाश जी आपको, और नितिन जी आपको। बहुत अच्छे ढंग से आपने बातचीत की। प्रभाव भी पड़ेगा, राजनीति में भी करवट आएगी और निश्चित रूप से एक संदेश भी होगा नए आयाम का। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।